शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के विषय को पूरी तरह से डिकोड करना है। एग्जैक्टली अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी चमक धमक को ही विकास या नगरीकरण मान लेते हैं, लेकिन जब बात परीक्षा के प्रश्न पत्र की आती है, वहाँ भावनाएं या तस्वीरें काम नहीं आती, वहाँ काम आते हैं ठोस तथ्य। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज के ये डीप डाइव एक तरह का ऑडियो चीट शीट है। इसमें कहानियों से ज्यादा सीधा फोकस उन तथ्यों, 2011 के आंकड़ों और पूर्व वर्षों के प्रश्नों यानी PYQs पर होगा, जो सीधे पेपर में छपते हैं। तो शुरुआत इसी बड़े मिथक से करते हैं कि नगरीकरण का मतलब सिर्फ मॉल और हाईवे बनाना है। हाँ, क्योंकि ये बहुत आम भ्रांति है। बिल्कुल, सिर्फ बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें बना देने से कोई गांव रातों रात शहर नहीं बन जाता। भारत की जनगणना के अनुसार किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए 3 बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी मापदंड है। अच्छा, तो वो 3 शर्तें क्या हैं जो किसी ग्रामीण इलाके को सीधे शहर का टैग दिला देती हैं? पहली शर्त है जनसंख्या से जुड़ी। उस क्षेत्र की कुल आबादी कम से कम 5000 होनी चाहिए। 5000, ठीक है। हाँ, और दूसरी शर्त है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की। वहाँ का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। राइट। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, जहाँ परीक्षा में अक्सर कंफ्यूजन होता है, उस क्षेत्र के कुल मुख्य पुरुष कार्यबल का कम से कम 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए। ओहो, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। एग्जैक्टली। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल किसी VIP क्लब की एंट्री जैसा है। अरे वाह, कैसे? जैसे किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में जाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक एंट्री पास, हाँ। एक खास ड्रेस कोड, हाँ। और एक वैलिड ID। सही बात है। ठीक है, किसी भी जगह को शहर का VIP टैग पाने के लिए इन 3 कठोर शर्तों को पास करना ही पड़ता है। 5000 की आबादी का एंट्री पास, हाँ। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व की ID, और सबसे जरूरी 75% गैर कृषि कार्य का ड्रेस कोड। इनमें से एक भी शर्त अगर टूटी तो क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब वो जगह तकनीकी रूप से शहर नहीं कहलाएगी। ये एनालॉजी इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया को बहुत आसानी से दिमाग में बैठा देती है ना? बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से ये जो 75% गैर कृषि कार्य वाला बिंदु है, ये एक बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट है। UP PCS में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। हाँ, जहां वो विकल्प में 50% या 60% देके उलझा देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सही उत्तर 75% ही होता है। लेकिन यहाँ एक विश्लेषणात्मक सवाल ये भी उठता है कि इस परिभाषा में गैर कृषि कार्य पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? मतलब क्या केवल खेती छोड़ देना ही शहरीकरण है? इसका कारण अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में छिपा है। देखिए, जब किसी क्षेत्र के 75% लोग खेती छोड़कर विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में लग जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में, हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि उस जगह की पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अब बदल चुका है। वो अब कृषि पर निर्भर नहीं है। भूमि आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर पूंजी और श्रम आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण ही असली नगरीकरण है। अच्छा, अब जब ये साफ हो गया है कि शहर तकनीकी रूप से क्या है, तो ये समझना भी जरूरी है कि लोग आखिर गांवों से इन शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। ये प्रवास या माइग्रेशन का मुद्दा है। राइट। लोग अपना गांव छोड़कर इन VIP क्लबों की तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं? इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसके मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी कारण होते हैं। अच्छा, जैसे कि आर्थिक कारणों में सबसे प्रमुख है औद्योगिकरण और रोजगार। सामाजिक कारणों में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, और तकनीकी कारणों में परिवहन और तेज संचार आता है। और यहीं से परीक्षा का एक और सीधा PYQ फैक्ट सामने आता है, राइट? बिल्कुल। परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नगरीकरण मुख्यतः औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और आर्थिक अवसरों से जुड़ा होता है। जहां कारखाने लगेंगे, नगरीकरण वहीं सबसे तेजी से भागेगा। लेकिन जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो किताबों में पुश और पुल फैक्टर्स का जिक्र आता है। हाँ, धक्का कारक और आकर्षण कारक। यही वो तंत्र है जो नगरीकरण की स्पीड तय करता है। पुश फैक्टर मतलब गांव से बाहर धकेलने वाले कारक, जैसे बेरोजगारी या गरीबी। एग्जैक्टली। कृषि में लगातार हो रहा घाटा, गरीबी, मौसम की मार और गांव में भयंकर बेरोजगारी, ये सब मजबूरियां इंसान को गांव से बाहर की तरफ धक्का देती हैं। और दूसरी तरफ है पुल फैक्टर,
यानी शहर की तरफ खींचने वाले कारक। हाँ, जो चुंबक की तरह काम करते हैं, जैसे नौकरी के नए अवसर, बेहतर जीवन स्तर, 24 घंटे बिजली, अच्छे अस्पताल, ये सब शहरी सुविधाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, और ये बहुत लॉजिकल भी है। बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि भारत जैसे विकासशील देश में नगरीकरण केवल शहरों की चमक दमक का नतीजा नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूरी का भी सीधा परिणाम है? यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। पश्चिमी देशों और भारत के नगरीकरण में यही सबसे बड़ा अंतर है। यूरोप में नगरीकरण पुल फैक्टर से हुआ था, क्योंकि वहां कारखानों में मजदूरों की जरूरत थी। लेकिन भारत में पुश फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है। इसे अर्थशास्त्र में डिस्ट्रेस माइग्रेशन या मजबूरी का प्रवास कहा जाता है। मतलब लोग इसलिए शहर नहीं आ रहे कि वहां लाल कालीन बिछी हैं, बल्कि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गांव में गुजारा नहीं हो रहा। एकदम सही। और मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय यह दृष्टिकोण अपनाना बहुत प्रभावशाली रहता है। अब जब इतनी विशाल जनसंख्या गांव से निकलकर शहरों की तरफ स्थानांतरित हो रही है, तो जाहिर है कि इसका असर शहरों के आकार पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और इसी से नगरीकरण के अलग अलग प्रकार जन्म लेते हैं। तो वो प्रकार कौन कौन से? मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है नियोजित नगरीकरण, यानी प्लान्ड अर्बनाइजेशन, जहां सरकार पहले से नक्शा बनाती है कि सड़कें कहाँ होंगी, सीवर कहाँ होगा, जैसे चंडीगढ़। लेकिन हमारे ज्यादातर शहर तो ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते। हाँ, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नगरीकरण का दूसरा प्रकार दिखता है, अनियोजित नगरीकरण। बिना किसी योजना के बस शहर बेतहाशा फैलने लगता है, जहां खेत रातों रात कॉलोनियों में बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा 2 और प्रकार है, महानगरीकरण और उपनगरीकरण। महानगरीकरण में दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर और भी विशाल होते जाते हैं। और उपनगरीकरण? उपनगरीकरण तब होता है जब मुख्य शहर पूरी तरह भर जाता है, तो लोग शहर के बाहर जाकर उपनगर यानी सबर्ब्स बसाने लगते हैं। राइट। अब इन प्रकारों को समझने के बाद सीधे उस डेटा हाईलाइट सेक्शन पर आते हैं, जहां से प्रीलिम्स के सीधे सवाल बनते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े। एग्जैक्टली। तो 2011 के अनुसार भारत की स्थिति क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या 31.16% थी। ये तो सीधा PYQ फैक्ट है। यूपीपीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है कि 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत थी? हाँ, और उसका सही उत्तर लगभग 31% ही था। और इस 31% के साथ कुछ प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स भी दिखते हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, महानगरों में वृद्धि हो रही है। लेकिन इसके साथ ही स्लल यानी झुग्गियों का भी विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। अनियोजित विकास का ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। एक विरोधाभास है इसमें। कैसा विरोधाभास? अगर 2011 में केवल 31% आबादी ही शहरों में थी, जिसका मतलब है कि लगभग 69% लोग अब भी गांव में थे, तो फिर शहर इतने ओवरलोडेड क्यों लगते हैं? पीक आवर्स में भयंकर ट्रैफिक, प्रदूषण। अगर आबादी का केवल 1/3 हिस्सा ही शहरों में है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमराया हुआ क्यों है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसका जवाब मुख्य रूप से 2 तकनीकी कारणों में छिपा है। पहला है कुल निरपेक्ष संख्या, यानी एब्सोल्यूट नंबर्स। मतलब प्रतिशत में 31 छोटा लगता है, लेकिन असल संख्या बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। 31% का मतलब 37 करोड़ से भी ज्यादा लोग होता है। 37 करोड़ की शहरी आबादी दुनिया के दर्जनों देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बाप रे। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है असंतुलित विकास। ये 37 करोड़ की आबादी पूरे देश में बराबर नहीं बटी है। ये केवल कुछ खास महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में ही केंद्रित हो गई है। अच्छा, इसीलिए सारा दबाव कुछ ही शहरों पर आ गया है। बिल्कुल। और जब हम उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपीपीसीएस स्पेशल के आंकड़े देखते हैं, तो ये स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। तो 2011 में यूपी के आंकड़े क्या कहते हैं? क्या वो इस राष्ट्रीय औसत से मेल खाते हैं? नहीं, यूपी की शहरी जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ये लगभग 22% है। सिर्फ 22%? हाँ, और यहाँ के प्रमुख शहरी केंद्र हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गाजियाबाद। तो यूपी के मामले में भी वही विरोधाभास दिखता है। शहरीकरण 31% से कम होकर सिर्फ 22% है, फिर भी आधारभूत संरचना पर भारी दबाव है। लखनऊ या कानपुर में आए दिन ट्रैफिक या पानी की समस्या रहती है। अर्थशास्त्र में इसे ही नगरीकरण की 2-धारी तलवार कहा जाता है। 2-धारी तलवार? हाँ, इसके सकारात्मक प्रभाव अपनी जगह हैं। रोजगार मिलता है, आर्थिक विकास होता है,
शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव या समस्याएं भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। भयंकर भीड़-भाड़, प्रदूषण, मलिन बस्तियों की समस्या, आवास की कमी और बेरोजगारी। और सबसे बड़ी समस्या जो आजकल हर बड़े शहर में दिख रही है, जल संकट। एग्जैक्टली। अब यूपी की कुल आबादी 20 करोड़ के पार है। उसका 22% भी करोड़ों में होता है। जब ये आबादी पुराने शहरों के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डालती है, तो सिस्टम फेल होने लगता है। अब इन नकारात्मक प्रभावों और समस्याओं जैसे आवास और जल संकट से निपटने के लिए ही सरकार को कुछ बड़ी योजनाएं लानी पड़ी। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये योजनाएं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। संभावित प्रश्नों का सीधा स्रोत हैं ये। इन योजनाओं को याद रखने के लिए ना तैयारी करने वालों को एक मेमोरी ट्रिक याद रखनी चाहिए। कौन सी ट्रिक? इसे द 2015 रूल कह सकते हैं। परीक्षा के लिए 2015 का साल एकदम रट लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसी एक साल में शहरी विकास की सबसे बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई थी। एग्जैक्टली। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और शहरी आवास, ये तीनों बड़ी योजनाएं एक ही साल में लॉन्च हुई, 2015 में। बिल्कुल सही। सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन, जो 2015 में आया। इसका मकसद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं और स्वच्छ शहर बनाना था। और यूपी के प्रमुख शहर जैसे लखनऊ, वाराणसी इसमें शामिल भी हैं। और उसी साल आई अमृत योजना। अमृत यह मुख्य रूप से जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी विकास पर केंद्रित है। जो बुनियादी ढांचा जमीन के नीचे होता है, ये उसे ठीक करती है। और 2015 के नियम की तीसरी योजना है PMAY अर्बन, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। हाँ, ये योजना 2015 में सभी के लिए आवास का लक्ष्य लेकर आई थी, ताकि स्लम के समस्या को खत्म किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच ना लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए एक हॉट टॉपिक रहता है सतत नगरीकरण या सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। सतत नगरीकरण का मतलब है ऐसा विकास जो आज की जरूरत है तो पूरी करे, लेकिन भविष्य की जरूरतों को खतरे में डाले बिना पर्यावरण की रक्षा भी करे। तो इसे जमीन पर लागू कैसे करते हैं? इसके कई उपाय हैं, जैसे हरित शहर या ग्रीन सिटीज बनाना, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो या इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, और कचरा प्रबंधन भी इसमें आता होगा। बिल्कुल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ ही ऊर्जा संरक्षण के उपाय भी सतत नगरीकरण का ही हिस्सा है। तो चलिए इस डीप डाइव के अंत में अब समय है एक त्वरित दोहराव यानी रैपिड रिवीजन समरी का। सभी हाई यील्ड फैक्ट्स का एक बुलेट पॉइंट रिकैप कर लेते हैं। पहला फैक्ट, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 31%। अमृत योजना कब आई? ये भी 2015 में। चौथा, PMAY योजना कब लॉन्च हुई? वर्ष 2015 में। और आखिरी सबसे अहम फैक्ट, शहरी क्षेत्र का तकनीकी मापदंड क्या है? 3 शर्तें: 5000 से अधिक जनसंख्या, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व और 75% मुख्य पुरुष कार्यबल गैर कृषि कार्यों में। बेहतरीन। ये बहुत ही तेज और ऊर्जावान रिकैप था, ताकि सारे तथ्य दिमाग में छप जाएं। बिल्कुल, परीक्षा में यही चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं।